Welcome to everyone, our online classes. Today we will discuss about BSc second year mathematics third paper whose name is mechanics. Mechanics होता क्या है, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट स्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस स्पेशली रिलेटेड टू फिजिक्स इन विच वी आर स्टडी अबाउट forces acting on a body as well as particle. They are stable and unstable equilibrium, and there are so many conditions such as common catenary, forces acting in 3 dimension, virtual work, और किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की टेंजेंशियल, नॉर्मल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या होती है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स मेनली जो है, मैकेनिक्स मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक का हिस्सा होता है स्टैटिक्स और दूसरा हिस्सा होता है डायनामिक्स। स्टैटिक्स में क्या होता है कि हम मेनली ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं जब ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में रहता है, मतलब ऑब्जेक्ट में मोशन, किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं हो रही है, ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में है। जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं बड़े बड़े, वो कैसे खड़े हुए हैं, एक जगह स्थिर हैं, और हमारा माउंट एवरेस्ट ये कैसे स्टेबल स्टेट में है, और ये जो हम अपनी बिल्डिंग बना रखे हैं, घर वगैरह, इन सब में क्या कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है जिस वजह से ये हमारे सारे चीज़ें जो है स्टेबल स्टेट में है। इवन यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी मूव कर रही है बट हमारा घर, पेड़ पौधे और सब सारी चीज़ें स्टेबल स्टेट में है। तो इसके पीछे कौन सी साइंस यूज होगी उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टैटिक्स जो होता है, स्टैटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट forces acting on a body when body is at rest condition. So यहाँ पर जो है स्टैटिक्स में मेनली हम ढेर सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कॉमन कैटेनरी। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा वर्चुअल वर्क, फिर उसके बाद है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, संतुलन और असंतुलन की अवस्था, और लास्ट में है फोर्सेस in 3 dimension। तो स्टैटिक्स में मेनली बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस मैकेनिक्स के अंतर्गत स्टैटिक्स में केवल यही 5 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज हम सबसे पहले टॉपिक कॉमन कैटेनरी के बारे में स्टार्ट करने चल रहे हैं कि कॉमन कैटेनरी क्या होता है, उसमें कैसी कैसी चीजें लगती हैं, उसके डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और सो मेनी टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड टुडे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉमन कैटेनरी क्या होता है। जनरली कॉमन कैटेनरी सिंपल वे में हम कैटेनरी भी कह सकते हैं इसे। जो कॉमन कैटेनरी है हम उसे सिंपल कैटेनरी के भी नाम से बुला सकते हैं। तो सिंपल कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी दोनों ही नाम हैं इसके। कैटेनरी होता क्या है? इफ बी हैंग्स अ स्ट्रिंग बिटवीन 2 pegs नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन,
then the curves in which the string hangs is called common catenary. It means if we fix two pegs in this way and we hangs a string which is in this form, then the shape obtained by the string is called common catenary. यदि किसी रस्सी को किन्हीं दो खूंटियों के बीच बांध दिया जाए जो कि सेम वर्टिकल लाइन पर नहीं होनी चाहिए, यहां पर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो चलेगा बट वर्टिकल लाइन पर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की रस्सी को बांध देने के बाद ये जो शेप जनरेट हो रहा है इस तरीके का शेप आता है, तो इसी कर्व को ही या इसी ज्योमेट्री को ही हम कॉमन कैटेनरी कहते हैं। तो कॉमन कैटेनरी में बहुत सारी चीजें उसके नॉमेनक्लेचर के तौर पर यूज होते हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। आपको बच्चों इसका रिटन मैटर जो है पीडीएफ के तौर पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप जो है इसका रिटन मैटर प्राप्त कर सकेंगे। हम यहां पर जो है उसका पूरा डेरिवेशन आपको ओपन करने चल रहे हैं। रिटन नोट्स जो है आपको ऑनलाइन पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो चलते हैं अब इसके बारे में नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर, तो यहां पर जो दो वर्टेक्स दो पॉइंट्स हैं इनका हम नाम दे देते हैं, दो खूंटियां जो हैं इनके नाम दे देते हैं हम ए और बी। यहां पर ये वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी कहलाता है, इसको हम सी नाम देते हैं। ये मिड पॉइंट है, इसको हम डी नाम देते हैं। और ये जो है एक्स एक्सेस होती है, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गई और ये वाई एक्सेस हो गई। तो नॉमेनक्लेचर में जो है इनके कौन कौन सी चीजें यूज की जाती हैं। हाँ, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0, C, ठीक है। तो यहां पर नॉमेनक्लेचर में पहला पॉइंट समझिए कि OC इक्वल टू C इज द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। ये क्या होता है, पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। पैरामीटर क्या होता है कि जहां जिसकी सहायता से हम जो है कर्व पर मूव करते हैं वो पैरामीटर कहलाता है। इट इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी। दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए, पॉइंट सी इज वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी, वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। और तीसरा पॉइंट है OX इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो है इस कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। AB क्या होगा, AB होगा स्पैन ऑफ कैटेनरी। AB स्पैन, स्पैन का मतलब टोटल एक्सटेंशन, कहां से कहां तक ये जो रस्सी है वो फैली हुई है। हाँ, कैटेनरी का पूरा टोटल प्रसार कहां से कहां तक है हम उसे क्या कहेंगे, स्पैन ऑफ कैटेनरी कहेंगे। Here fifth nomenclature is CD. CD is called sag of catenary. And sixth OY, it means y-axis. Y-axis is the axis of catenary. Axis of catenary. तो बच्चों फिगर में हम आपको समझाएं तो ये जो है ये क्या है, ये एक्सिस ऑफ कैटेनरी है, यहां से यहां तक का ये सैग ऑफ कैटेनरी है और यहां से यहां तक का ये ए बी जो होता है वो क्या है, स्पैन ऑफ कैटेनरी है। पॉइंट सी जो होता है, पॉइंट सी को हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। और इस पर हम मूविंग कोई पॉइंट जनरली क्या लेंगे, एक ऑब्जर्विंग पॉइंट पी लेंगे और पी पर लगने वाले टेंशन के बारे में हम जनरली स्टडी करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो है इस रस्सी पर लगने वाला टेंशन क्या है, किस पॉइंट पर कितना लगेगा, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आप नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझ गए होंगे कौन क्या है। सी इज द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी एंड पॉइंट सी, ये जो पॉइंट कैपिटल सी है, इट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। एक्स एक्सिस जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स होती है, नियता बोलते हैं उसको। स्पैन जो होता है वो क्या है, टोटल एक्सटेंशन ऑफ द
स्ट्रिंग कहां से कहां तक फैला हुआ है। और ये जो CD ये गहराई है, इसको हम विड्थ भी कहेंगे, डेप्थ भी कहेंगे और हाइट भी कह सकते हैं। तो इसका एक कॉमन नेम है सेग ऑफ द कैटेनरी। ठीक है, तो वाई एक्सिस होती है वो एक्सिस ऑफ द कैटेनरी है। अल्टीमेट एक कैटेनरी क्या है, एज लाइक अ पैराबोला ही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सबसे पहले कैटेनरी का एक पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे, फिर उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे और फिर जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालेंगे। मतलब कुल 3 फॉर्मेट के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, जिन्हें हम 1 बाय 1 अब डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आप हेडिंग बना लीजिए। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द intrinsic equation of catenary, intrinsic equation of catenary। तो फिगर एक बनाएंगे कैटेनरी का कुछ इस टाइप का। ये OX एक्सिस है और ये OY एक्सिस हो गई, ये उसका AB पॉइंट हो गया। इफ वी कंसीडर W इज द बेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब स्मॉल w क्या है, रस्सी के एकांक लंबाई का भार है। बेड पर यूनिट लेंथ जो है, इस रस्सी का बेड पर यूनिट लेंथ क्या हो, W हो, और हमारा एक ऑब्जर्विंग पॉइंट हम P लें। हाँ, तो P से खींची गई टेंजेंट लाइन कैसी होगी, P से खींची गई टेंजेंट लाइन कुछ इस टाइप का लेते हैं और अपने हम पॉइंट को ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ बना दें ताकि अच्छे से क्लियर कट दिखाई दे। ये अपना टेंजेंट लाइन हो गई और ये टेंजेंट लाइन जो है OX से पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल जनरेट कर रही है, साई एंगल जनरेट कर रही है। अगर ये साई एंगल जनरेट करती है और हमारा पार्टिकल कहाँ ले लेते हैं, हम पॉइंट P पर ले लें, तो पॉइंट P पर पार्टिकल के होने से अब इसमें जो टेंशन होगा रस्सी में तनाव आएगा। रस्सी क्योंकि यहाँ 2 पेक्स के बीच में बांधी गई थी, तो रस्सी में जो तनाव होगा, तनाव की वजह से क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। और टेंशन के हम 2 कंपोनेंट लें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट लें। एक क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। यही एंगल साई जो है एकांतर कोण के नाते यहां भी बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये जो होगा ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाएगा यहां से। तो अगर इसके लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन T0 हो और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जो है हम क्या नाम दे दें, T दे दें, तो जो टेंशन T है उसके 2 कंपोनेंट जो है वो कौन कौन से होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहां पर हमने स्मॉल w को क्या माना है, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। और देन इंक ज़्यादा हो जाने की वजह से थोड़ा ब्लर हो रहा है फिगर, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, फिगर को अपने हिसाब से बना लेना है। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T0 इज इक्वल टू क्या होगा, T का साई के बराबर होगा और T का साई किसके बराबर होगा, WC के। क्योंकि यहां पर जो है पॉइंट कैपिटल C का कोऑर्डिनेट 0C रखे हैं और हमने बता रखा है कि हम वेट पर यूनिट लेंथ क्या ले रखे हैं, W ले रखे हैं। तो C लेंथ का वेट कितना हो जाएगा, WC होगा, जो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो T0 इक्वल टू T का साई बराबर WC, आप इसे इक्वेशन 1 कंसिडर कर लें। एंड
and vertical component t cos psi, तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो t sin psi जो है वो है वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ऑब्जेक्ट C से P पर हो और यहाँ के बीच की डिस्टेंस को अगर हम S मेजर कर रखें, आर्क लेंथ कितनी S मेजर कर रखें, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो जो है SW के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि S लेंथ का वेट जो है वो कितना होगा, SW होगा। तो ये SW डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए हैं। तो यहां से T sin psi इक्वल टू क्या हो जाएगा, SW हो जाएगा। इक्वेशन 2 मिल गया। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 we get T sin psi upon T cos psi मिल जाएगा हमें यहां पर WS upon WC। तो ये W से W कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ T से T भी कैंसिल आउट हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ क्या मिलेगा, ये tan psi इज इक्वल टू S upon C। तो यहां से अगर हमसे रीअरेंज कर लें तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, C tan psi। ये रिलेशन किस में आया, S और psi में आया, जो कि क्या शो करता है, इंट्रिंसिक, विच इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी OR सिंपली कैटेनरी। तो चाहे कैटेनरी कहें या कॉमन कैटेनरी कहें, उसका जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है वो क्या हो गया, S बराबर C tan psi। यहां पर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट WC होगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो है SW होगा या WS होगा। ये आप जो है यहाँ इस फिगर से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और मैंने भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ से जो है अगर एकांतर कोण के नाते ये एंगल साई हो तो साई के दो कंपोनेंट आएंगे टेंशन T के, तो T का साई और T sin psi। तो इस तरीके से हमने जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी डेवलप कर लिया है। ये बहुत ही आसान है और परीक्षाओं में बहुत बार आता रहता है, तो इसलिए आप जो है इसे आसानी से नोट डाउन कर ले, वीडियो पुश आउट करके, और बढ़िया से तैयार कर लें। ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो है हम चलते हैं इसके दूसरे फॉर्मेट पे। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा रिलेशन होता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। अब अगला रूल जो पढ़ेंगे वो है, अगला रिलेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी कि S बराबर क्या होता है, C tan psi। कार्टेशियन का मतलब है कि हमें रिलेशन किस में फाइंड करना है, x और y में फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि S बराबर क्या होता है, C tan psi होता है, और tan psi को हम, चूंकि tan psi को dy बाई dx लिखा जाता है, और यदि हम dy बाई dx को p लिख दें तो क्या होगा, तो S बराबर हो जाएगा ये C y डैश, और y डैश को हम लिख सकते हैं क्या, y डैश को हम लिख सकते हैं p। तो यहां से S बराबर क्या आ गया, CP आ गया। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, ds अपॉन dx इज इक्वल टू मिलेगा C dp बाई dx मिलेगा। हियर C इज ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज ओनली अ पैरामीटर नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी।
सो डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। जैसा कि हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ रखा है कि डी एस अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये होता है। तो यह वैल्यू हम यूज कर लेंगे यहां पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी पी बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब हम वाई डैश की जगह यहां से हम p यूज कर लें, तो दिस वन बिकम्स अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल बना लें आसानी से, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा सी डी पी अपान अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया तो हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, integrating on both side we get x प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम c1 लगा देते हैं यहां से c, और इतने का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p ये होगा, क्योंकि यहां पर जो है dp अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर है, माइनस होने पर जो है साइन इनवर्स p होता है, लेकिन यहां पर ये क्वांटिटी प्लस है, इस वजह से क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p का हो जाएगा। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गया, आप इसे स्टार बना लें अभी अपने कंसिडरेशन के लिए। अब हम यहां पर जो अपना कांस्टेंट c1 है, इस c1 की वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। वर्टेक्स c पर सिचुएशन क्या है कि यहां पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू c है। But at the vertex of the catenary, we have, हमारे पास क्या मिल जाएगा कि x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू c होगा, तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इट मीन्स दैट कि p बराबर 0 होगा। यूजिंग दिस वी गेट फ्रॉम स्टार, ये जो अपना इक्वेशन है इसको हम अपनी कंसिडरेशन के लिए हमने क्या बना लिया है, स्टार इक्वेशन बना लिया है। तो यहां से x बराबर क्या मिल जाएगा, c इंटू तो वी गेट, तो x की वैल्यू 0 प्लस के साथ c1 इज इक्वल टू सी इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, p की वैल्यू 0 है तो साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कुल मिला के 0 होती है, तो यहां से हम क्या पा जाएंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए c1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दिस वे वी गेट x इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p। अब हम इसे फिर से रीअरेंज करेंगे, तो x बाई सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p हो जाएगा। अब हम साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड अगर चेंज करा दें तो p इक्वल टू मिलेगा क्या, p इक्वल टू होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा। अब हम पुनः इसे क्या कर लेंगे, वेरिएबल सेपरेबल बना लेंगे। तो यहां तक पहले आप जो है नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद अभी हम बताते हैं इन चीजों को। तो नोट कर लिया होगा, अब देखिए, अब हम इसे वेरिएबल सेपरेबल बनाएं तो dy इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू डी एक्स। फिर से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, y इक्वल टू, अच्छा यहां पर c छूट गया है, c ऑलरेडी रहेगा
जो कि हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं, तो थोड़ा सी रहने दीजिएगा, सी यहाँ पर रहेगा। तो सी साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कास हाइपरबोलिक x बाई सी होगा, और x बाई सी का जब हम करेंगे तो ये जो है 1 बाई सी आएगा, और प्लस यहां से एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम इधर जो है C2 ऐड कर लेते हैं। आई होप थोड़ी मिस्टेक हो रही है कि जब यहां से c की वैल्यू 0 हो गई तो x बराबर क्या हो गया, साइन x इक्वल टू हो गया c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, और यहां से x बाई सी की वैल्यू, अच्छा हाँ यहां से ये c एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, हाँ यहाँ तक सही चल रहा था। x बाई सी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, और p इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियर थे, थोड़ा सा केवल मैं कंफ्यूज हो रहे थे, बाकी चीजें सही है। हाँ, तो अब साइन हाइपरबोलिक x का इंटीग्रेशन कास हाइपरबोलिक हो जाएगा, फिर 1/x का जो है ये हो जाएगा कितना, ये 1 बाई सी होगा, और c चला आएगा ऊपर। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, c2 प्लस वाई इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी। बट अब इसे हम फिर से अपना एक कंसिडरिंग इक्वेशन स्टार डैश मान लें, but at vertex we have y equal to c, x equal to 0, then c2 प्लस y की वैल्यू हम c लिख दें, और इक्वल टू c कास हाइपरबोलिक 0, और कास हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो c2 प्लस सी इक्वल टू सी इंटू 1 इक्वल टू सी ही होगा। इट मीन्स दैट ये सी ही होगा, और c से c बैलेंस हो गया, तो यहाँ से c2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब 0 आ गया, सो स्टार डैश कैसा हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार डैश क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू मिल जाएगा c कास हाइपरबोलिक x बाई सी, विच इज अ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने पर ही आसानी से क्लियर हो जाता है। तो y इक्वल टू सी कास हाइपरबोलिक x बाई सी ही क्या कहलाता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कहलाता है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, इसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करके आसानी से जो है लर्न कर सकते हैं, और ये एग्जाम में भी आता रहता है, तो आपके नंबर गेनिंग प्रोसेस को ये जो है इंक्रीज कर सकता है। अगर आप इसे थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते हैं तो आप आसानी से इसे परीक्षा में डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, आई होप कर लेंगे होंगे। अब हम चलते हैं इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी की तरफ। तीसरा फॉर्मेट पढ़ेंगे, तीसरा रिलेशन जो कि एग्जाम में पूछा जाता रहता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो इसको डेवलप करने के लिए हम फिर से वही इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी लेंगे। तो बहुत ही आसान होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि S बराबर सी टेन साई होता है, S बराबर सी टेन साई होता है। और यहां से अब हम इसे अगर ds अपान डी साई करें तो इसका टेन साई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर साई हो जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई, सी सेक स्क्वायर साई।
using chain rule we can write, using chain rule we can write ds upon dx into dx upon d psi is equal to नहीं सी सेक स्क्वायर साई, एक पैटर्न ये मिल गया। इसी तरीके से डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी साई, ये जो है ये भी हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साई। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेन रूल की मदद से जो है ये मिल गया। अब हम इसे आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहां से dx अपान डी साई इक्वल टू मिलेगा क्या, c सेक स्क्वायर साई इंटू dx अपान ds मिल जाएगा। सॉरी नहीं सही है, ये dx जो है ऊपर चला जाएगा, ds नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से dy बाई डी साई की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी c सेक स्क्वायर साई इंटू डी वाई बाई डी एस। अब एक बहुत आसान सा रिलेशन होता है जैसे हम बीएससी पार्ट 1 में पढ़ते हैं। अगर ये एंगल साई हो और ये लेंथ जो है डी वाई हो और ये लेंथ जो है डी एक्स हो और ये लेंथ जो है अगर डी एस हो, तो हम आसानी से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि कास साई की वैल्यू क्या होगी। कास साई की वैल्यू होगी डी एक्स अपॉन डी एस एंड साइन साई की वैल्यू डी वाई अपॉन डी एस होगी। यूजिंग दीज टू रिजल्ट्स इन दिस इक्वेशन वी गेट डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई इंटू, यहाँ डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू लिख देंगे हम कास साई, और अगर इसे हम रीमॉडिफाई करें तो यहाँ पर केवल सी सेक साई बचेगा। एक कास और एक सेक दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। एंड इसी तरीके से डी वाई अपॉन डी साई की जो वैल्यू होगी यहाँ पर क्या होगा, सी सेक स्क्वायर साई इंटू डी वाई बाई डी एस की वैल्यू आएगी साइन साई, और ये साइन साई रखने के पश्चात हम इस सेक स्क्वायर साइन में से एक सेक को कास बना दें और साइन अपान कास क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और यहां से मिल जाएगा c सेक साई इंटू tan साई मिल जाएगा। तो ये रीमॉडिफाइड इक्वेशन हो गया, इसे हम 3 मान लें और इसे इक्वेशन 4 मान लें। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को वेरिएबल सेपरेबल बना करके इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई 1, और यहां से हमें जो है आसानी से पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी भी मिल जाएगा। तो नोट डाउन कर लें। ओके, अब यहां से क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 3 क्या था, डी एक्स अपॉन डी साई इज इक्वल टू ये बचा है सी सेक साई और डी वाई अपॉन डी साई की वैल्यू सी सेक साई इंटू tan साई है। तो यहाँ से अगर ये साई हटाएं, वेरिएबल से वेरिएबल बनाए तो यहाँ पर डी साई आ जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ से हटाएं तो यहाँ पर डी साई आ जाएगा। अब हम इसे क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट x इक्वल टू सी सेक साई का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log सेक साई प्लस tan साई, और यहीं से एक इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देते हैं x प्लस c1। हाँ, ये हो गया पहला पार्ट। एंड फ्रॉम सेकेंड
y इक्वल टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इतने का इंटीग्रेशन, चूंकि सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है या सेक साई टेन साई हो जाएगा साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि c तो कांस्टेंट है, सेक साई टेन साई का इंटीग्रेशन ओनली सेक साई ही होगा, जैसा कि आप क्लास 12 से ही ये चीज जानते आ रहे हैं। तो यहां पर हमें दो इक्वेशन मिल गए जिनमें हमारे पास दो कांस्टेंट है C1 और C2। तो बट एट द वर्टेक्स ऑफ द catenary, but at the vertex of the catenary, वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी क्या क्या होता है बच्चों कि x इक्वल टू 0 होता है, y इक्वल टू c होता है, साई इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वर्टेक्स पर कोई टेंजेंशियल एंगल ड्रा नहीं होगा, तो उसमें साई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन above, using these conditions in above equations, we get कि x की जगह अगर हम 0 रखें तो 0 प्लस C1 इक्वल टू C log सेक आई, सेक 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस टेन 0 की वैल्यू 0 होगी, और यहां से इस तरीके से मिलेगा C log 1, और जैसा कि हम जानते हैं कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इस वजह से C इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्टीमेट क्या मिलेगा, C1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एंड फ्रॉम टू दूसरे से y की वैल्यू c है और c प्लस सी टू इक्वल टू 6i की वैल्यू 0 होती है, तो c इंटू 6i की वैल्यू 0 होने पर 6 0 की वैल्यू 1 होगी, तो c इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा। और यहां से हम बैलेंस करें, रीअरेंज करने के बाद हम पाएंगे c2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोनों ही जो इंटीग्रल कांस्टेंट थे C1 और C2, इनकी वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, 0 हो चली हैं। तो C1 और C2 की वैल्यू अगर हम यहां पर क्या कर दें, 0 कर दें, मान ले अपनी सुविधा के लिए हम इसे इक्वेशन 4 और 5 एंड 6 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन 5 से हमें मिलेगा x इक्वल टू c log 6i प्लस 10i एंड y इक्वल टू c 6i मिलेगा, जो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कहलाता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब कि यहां पर जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये किसी तीसरे वेरिएबल का अगर फंक्शन हो जाए तो उसमें हम जो रिलेशन फाइंड करते हैं वो जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। तो यहां से हम कॉमन कैटेनरी का पैरामेट्रिक इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल लिए, जैसा कि आप वर्किंग प्रोसीजर देख ही रहे हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट बहुत ही आसान है, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे स्टेप्स फॉलो करके हम बड़ी आसानी से कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में इतनी ही है, आगे कल जो है जो वीडियो लेक्चर जारी होगा उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ जो है रिलेशंस फाइंड करेंगे और फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।